सपोज करो बेटा, क्वेश्चन क्या है, सपोज ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है। इस हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जिसका मास है 10 kg। और कल हम बात कर रहे थे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अभी हम फोर्स लगाते हैं इन सच ए वे कि ये जो फोर्स है ये 37 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, एफ की डिफरेंट वैल्यूज दूंगा। फॉर दीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ आपको कैलकुलेट करना है एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की जब भी बात करेंगे तो मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, और दूसरा अगर पॉसिबल है बॉडी का मोशन अगर पॉसिबल हुआ तो आपको हर केस में एक्सेलरेशन भी पता करनी है। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस क्या है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि म्यू के आपने लेना है 0.5 और म्यू एल मतलब म्यू एस मैक्स 0.6 और एफ ले लीजिए 80। इन द सेकेंड केस take this mu k to be 0.4, mu l is 0.8 और इस अप्लाइड फोर्स को कर दो आप 80 की जगह 100 न्यूटन में। इन द थर्ड केस टेक दिस mu k to be 0.2, mu l को 0.4 और अप्लाइड फोर्स को 100 ही रहने दो। फोर्थ केस भी करना है। सो वी हैव 4 क्वेश्चंस बेसिकली। mu k 0.2, mu l जो है that is the 0.4 और अब की बार जो अप्लाइड फोर्स है that is 200 न्यूटन। in each and every case find out the frictional force and the acceleration produced by the force। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा, जैसे कल कर रहे थे, पहले ये पता करना पड़ेगा मोशन पॉसिबल है या नहीं। मोशन पॉसिबल कब होता है, अगर अप्लाइड फोर्स जो है मतलब किस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होगा। सबसे पहली चीज ये समझो, अगर मोशन हुआ तो इधर जाएगी क्या बॉडी, है इस फोर्स का कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर ये एफ है, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ कॉस थीटा। दिस इज एफ कॉस 37 बिकॉज थीटा कितना दिया 37। सो दिस कंपोनेंट वुड बी एफ कॉस 37 एंड देयर विल बी अनदर कंपोनेंट। ऐसा तो नहीं कि एक ही होगा, दो होंगे ना, प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के। अगर ये f cos 37 है, so this would be f sin 37 and there will be like weight downward और normal reaction upward। so अगर फर्स्ट केस की हम बात करें, cos 37 sin 37 पहले ही बोल दो बेटा। 37 के हिसाब से अगर ये ट्राइंगल आपने, मैंने गोल्डन ट्राइंगल बोला था, इसको याद करो। दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। सो ऑन दिस बेसिस क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज sin 37? sin 37 is 3/5 and what is cos 37? 4/5। ठीक है, जहां भी जरूरत होगी हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज f cos 37। अप्लाइड फोर्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपने देखना है, जैसे कल भी देख रहे थे। कल तो इधर ही अप्लाई की थी, इसलिए कंपोनेंट की बात ही नहीं की थी। तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, f cos 37 means 80 into 4/5, that is 64 Newton। What is fs max? mu s into mu l लिख दूं, अभी l लिखा तो, into r। अब यहां देखो बेटा r कितना होगा, जब हॉरिजेंटल सरफेस पे बॉडी थी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था, तो r was equal to mg। यहाँ बेटा इस तरह से तो मोशन नहीं होने वाला, सो इन ऑल द केसेस दिस r प्लस f sin 37 जो है, r प्लस f sin 37 कितना होगा, mg।
सो व्हाट विल बी आर? आर को आपने सिर्फ mg नहीं लिखना है, इट इज mg माइनस f sin 37. सो म्यू एल कितना दिया हुआ है? 0.6 इंटू, इन प्लेस ऑफ आर क्या लिखूं? 0.6 इंटू mg, दैट इज 10, या एक बार लिख लेता हूं mg माइनस 80 sin 37, right? So what is fs max? 0.6 into mg is 1000, नहीं 10 into 10 100 minus 80 into sin 37 कितना होता है? 31.2. 3 by 5 कितना बना बेटा? 48 हुआ. 0.6 into 100 minus 48, 48 ही बनेगा ना. 16 5s are 80. 16 into 3 कितना हुआ? 48. तो 152 बना. तो कितना बन गया ये? 31.2. 31.2 न्यूटन, राइट? अप्लाइड फोर्स कितनी है? 64. ज्यादा है ना इससे. दैट मीन्स मोशन इज पॉसिबल. एक पार्ट में करके दे रहा हूं. मोशन इज पॉसिबल. नाउ व्हेन द मोशन इज पॉसिबल, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी डू? नो, वी फाइंड एफके. दैट इज द ब्लंडर अगर आप वैसे करोगे तो. सो वी जस्ट फाइंड दिस टू गेट इट श्योर कि हमारा मोशन पॉसिबल है. वंस द मोशन इज पॉसिबल, आपको फिर एफ के फाइंड करना पड़ेगा. दैट वुड बी म्यू के इंटू आर. भूल गए आप कल वाला? फाइंड आउट एफ के. म्यू के मतलब 0.5 मतलब 1/2. 0.5 1/2 ही तो होता है. इंटू आर. व्हाट इज आर? mg माइनस एफ साइन थीटा. mg तो हो गया 100. 52. जैसे वही आ गया ना, बस 0.5 आ जाएगा यहाँ. 100 माइनस 48 ही बनेगा, बिकॉज ये वैल्यू तो सेम ही है ना. ठीक है, कितना बना बेटा? 26. 26 न्यूटन. तो अभी आपको अगर एक्सेलरेशन पता करनी है इन फर्स्ट केस व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? अप्लाइड फोर्स इज 64 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 10. .8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चेक करो, दूसरा पार्ट भी करो फिर. जैसे इस फर्स्ट वाले पार्ट में आपका आंसर आया 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. सेकंड पार्ट में दिस एक्सेलरेशन विल बी कितना? 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट लिखा तो इससे समझ आना कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है. यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन कितनी आई आपकी? 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई क्या? व्हाट अबाउट दिस फोर्थ पार्ट, जिसके लिए मैंने आपको बोला सारे करो. इसमें अगर आप r फाइंड करोगे ना, r ही नेगेटिव आ जाएगा. इसमें r आपका नेगेटिव आएगा, और r नेगेटिव होने का मतलब क्या है यही समझना है. तभी 4 पार्ट्स दिए. करके देखो पहले, r नेगेटिव आता भी है या नहीं. लास्ट केस में अगर आपने r लिखा होगा तो r इज -20 न्यूटन. r नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है वो समझो. बॉडी यहाँ रखी हुई है हमने ग्राउंड पे, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स का इफेक्ट ऐसा है कि ऊपर की तरफ ये r और ऊपर की तरफ आपका एफ साइन थीटा, नीचे क्या है वेट. जब r आपका नेगेटिव आया ना, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि द बॉडी विल लूज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. और जब बॉडी का और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाएगा, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग एनी फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन में पहली चीज क्या बताइए आपको? इट्स ए कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन तब होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के
कांटेक्ट में होती है। सो R नेगेटिव आने से कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिनिश्ड। चलो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया ना। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अबाउट सम इंक्लाइंड सरफेस। फिर से आएंगे हॉरिजॉन्टल पे, मिक्स करेंगे क्वेश्चंस को। सपोज ये दो या ये एक रफ इंक्लाइंड सरफेस है और इस सरफेस से ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मींस इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज कमिंग डाउन। तो किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगी? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे। कैसे? देखो बेटा ये एंगल थीटा है, draw a perpendicular like this, this is mg, this will also be theta। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg cos थीटा और इधर की तरफ होगा mg sin थीटा एंड दिस विल बी r इंक्लाइंड सरफेस पे। तो किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर ये मैंने बोला डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सी फ्रिक्शन हुई? एफ के। इंक्लाइंड सरफेस पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा, तो फोर्स क्या हो गई? mg sin थीटा। सो कैन वी से mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एफ के किसके बराबर है? म्यू के इंटू आर, बट यहां देखो आर किसके बराबर है? mg cos थीटा। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू mg इंटू cos थीटा। सो यहां मैं लिखूं ऐसे mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a। ऑन दैट बेसिस टेल मी, ये a m और m कैंसिल कर लोगे, g आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास एक्सेलरेशन ये बनती है क्या? sin थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा इंटू जी। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब यही देखो, अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए मतलब स्मूथ सरफेस होगा। फॉर स्मूथ सरफेस विल पुट म्यू इक्वल टू 0, और जब हम इस म्यू को 0 पुट कर देंगे, म्यू बोलो या म्यू के बोलो, तो आपके पास ए क्या आ जाएगा? सिर्फ जी साइन थीटा। और ये होता भी है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, दैट इज जी साइन थीटा, प्रोवाइडेड फ्रिक्शन नहीं है तो। अगर फ्रिक्शन है तो ए इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। जितना ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा ए का वैल्यू उतना कम होगा। मतलब जितना रफ सरफेस होगा वेलोसिटी उतनी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज मोर, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस मोर रैपिडली अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो। एक्सेलरेशन इज नॉट ओनली चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वो चेंज होने में कम टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बोलेंगे एक्सेलरेशन ज्यादा है। ठीक है, तो जितना रफ सरफेस होगा एक्सेलरेशन उतनी कम, मींस वेलोसिटी में इंक्रीज उतना स्लो होगा। ये नहीं बोलेंगे वेलोसिटी में इंक्रीज कम होगा, इट विल बी स्लो इंक्रीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। ये एक स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन है, और इस सरफेस में ये वाली जो लेंथ है ये है s। इन द सिमिलर वे ऐसा ही एक और सरफेस है, लेंथ तो इसकी भी s ही है,
बट अभी ये रफ है, इट इज नॉट स्मूथ, द एंगल इज थीटा हेयर ऑल्सो। एक ऑब्जेक्ट यहां से स्लाइड करके यहां पहुंचा, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से स्लाइड करके, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये एंगल काफी बड़ा है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन नहीं होता, तो उससे काफी बड़ा है, ताकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। हम यहाँ एक बॉडी रख रहे हैं, एंगल ज्यादा है, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए वो आगे चलेगी बॉडी। तो कैसे यहाँ तो वैसे भी आएगी, क्योंकि ये तो स्मूथ सरफेस है। अब इस एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहां से जो ऑब्जेक्ट आया उसको टाइम लगा टी। तो ऑब्वियसली जो यहां से ऑब्जेक्ट स्लाइड करके आप एक फ्लैट ऑब्जेक्ट बना दो, यहां से जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा कम? मान लीजिए उसको टाइम लगा n टाइम्स टी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो ये n कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। करो ट्राई। देखो जब बॉडी यहां से यहां आई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, s। सो वी राइट s इक्वल टू, u तो 0 है, लिख दो ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। सो वी राइट s इक्वल टू 1/2 g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब बॉडी यहां से आएगी, डिस्टेंस तो ऐसे ही ट्रेवल किया है और इनिशियल वेलोसिटी u ही है, तो 0 इंटू एन टी लिख लूं, क्योंकि यहां से यहां टाइम लगा है एन टी, प्लस 1/2 g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब एन टी का होल स्क्वायर। इस केस में टाइम कितना लग रहा है, एन टाइम्स टी। अब दिस फर्स्ट टर्म विल बी 0, so what would be s, 1/2 g into sin theta minus mu cos theta into n square and then t square। अब ये भी s है, ये भी s है, दोनों को इक्वेट ही कर दो। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, यू विल राइट इट एज like this। ये t square will be out। ठीक है, और क्या खत्म हो जाएगा, g/2 भी खत्म। सो क्या रहा आपके पास, वन बाय टू जी कैंसिल, यहां से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एन पता करना है ना, तो एन स्क्वायर कितना हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आपको फॉर्मूला ही याद रखना है वैसे, बट कई बार क्या होता है ना, एन गिवन होता है, जैसे एक पार्टिकल 2 सेकंड में पहुंचा, दूसरा 12 सेकंड में पहुंचा, तो एन हो गया 6। बताओ थीटा कितना है, ये बताओ म्यू कितना है। तो इसलिए आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आना चाहिए। तो यहां से एन स्क्वायर आपके पास आ गया, तो एन कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट बोलते हैं, कश्मीर वाले अंडर रूट पता नहीं क्यों बोलते हैं सारे, स्क्वायर रूट होता है ये, माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा अंडर रूट। तुम भी तो कश्मीर वाले हो, जम्मू कश्मीर एक ही तो है, सिर्फ जम्मू वाले नहीं है तुम। रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस म्यू कॉस थीटा। अब इसको एक बेटर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कैसे, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करें,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे, ये क्या बनेगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस म्यू। वैसे भी जब आप जम्मू के बाहर जाओगे ना, चाहे जम्मू के हो चाहे कश्मीर के, सबको ये लगता है कि पता नहीं इतने सेब के कितने बाग होंगे इनके पास, हाँ, कितनी बर्फ पड़ती होगी इनके वहां। अब बाहर वालों के लिए जम्मू कश्मीर मीन्स कश्मीर, ठीक है, इसलिए कश्मीर को अपना ही समझो तुम, क्योंकि लोग तुम्हें कश्मीरी ही समझेंगे। हाँ, अपना ही हम कौन सा छोड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1, ठीक है। सपोज ये हैवी है, ये आपको छोटा दिख रहा है, ये लोहे का है और ये लकड़ी का है, राइट, ये हैवी है। और ये हैवियर ऑब्जेक्ट अगर है, वैसे हम, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, अदरवाइज ये गिवन होता है। अगर ये हैवी है तो ये नीचे आता है, हमने पहले किया था ये सिचुएशन, और ये नीचे आता है तो ये आगे जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये नीचे आएगा और वो वहीं रहा, ऐसा हो सकता है कि एक मूव करने लगा दूसरा स्टेशनरी रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मूव करेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। अब सिचुएशन यहाँ ये है कि अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो इसके बड़े होने के कारण इट विल मूव डाउन, इट विल मूव फॉरवर्ड। बट अगर यहाँ फ्रिक्शन इतना है कि ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा, तो ये भारी होने पर भी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इसका फ्रिक्शन इसके डाउनवर्ड मोशन को भी अपोज कर रहा है। तो यहाँ कितना फ्रिक्शन होगा, यही क्वेश्चन है। यहाँ कितना फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये हैवियर ऑब्जेक्ट होते हुए भी डाउनवर्ड मूव नहीं करे। अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगा फिर तो कोई नहीं रोक सकता ना इसको नीचे जाने से। तो यहाँ अगर फ्रिक्शन होगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बट कम से कम यहाँ फ्रिक्शन कितना हो ताकि ये नीचे जाए ही नहीं। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ म्यू? देखो ध्यान से समझना बेटा, ये मास है m1, जो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे ले जाने के लिए, m1g, ठीक है। और इनका जो कनेक्शन है वो थ्रू दिस वायर है, थ्रू दिस वायर कनेक्शन है, तो मतलब उस वायर में टेंशन है, एंड टेंशन ऑलवेज पुल्स, राइट। और वही टेंशन जो इसको ऊपर पुल कर रही है, वही टेंशन इसको आगे पुल कर रही है, बट ये आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस टेंशन को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी, हमने तो कोई लगाई नहीं। तो यहां से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, सरफेस रफ है इसलिए लग रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स इस टेंशन को बैलेंस करेगी। सो क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ बॉडीज तो मूव नहीं कर रही, तो बॉडीज आर एट म्यू कितना होगा, ताकि ये बॉडीज जो है वे रेस्ट पे ही रहे। देखना ये रेस्ट पे है, दो फोर्स भी लग रही है फिर भी रेस्ट पे है, इसका मतलब जितनी नीचे ऊपर लग रही होगी। सो इस पहली वाली बॉडी के लिए हम बोलेंगे m1g इक्वल टू टी। दूसरी बॉडी के लिए क्या बोले, दिस t इज इक्वल टू f। इक्विलिब्रियम कब होता है, नेट फोर्स 0। अब बॉडी रेस्ट पे है तो शॉर्ट इक्विलिब्रियम है। ये मोशन में है तो देखना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम है। नाउ सी हियर, ये फ्रिक्शन है। अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल है ना, ये है m2g और ये है r। व्हाट इज दिस म्यू, f म्यू इनटू r, और ये r क्या है, m2g। so t is f and f is mu m2g and here this t is m1g। तो अगर आप इस पार्ट को इसके साथ इक्वेट करें, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं that m1g is equal to mu into m2g। तो the g and this g will be out। सिंपली याद रखो, मोशन को अवॉइड करने के लिए म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, दोनों मासेस की रेशो। मतलब कौन से दोनों मासेस, न्यूमरेटर में आएगा हैंगिंग मास और डिनोमिनेटर में मास ऑन द टेबल, जो टेबल पे लाई कर रहा है। नोट कर लीजिए फटाफट क्लास में।
नेक्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा कि हमारे पास अब की बार मासेस नहीं है, वी हैव ए हॉरिजॉन्टल टेबल और इस टेबल के ऊपर एक चेन, यूनिफॉर्म चेन लाई कर रही है, यूनिफॉर्म चेन, एक यूनिफॉर्म चेन इस टेबल के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी लेंथ इधर हो और जितनी मर्जी इधर हो। अगर इस चेन की लेंथ है, टोटल लेंथ है मान लो बेटा इसकी L, तो देयर इज ए लिमिट कि हम ये कितनी हैंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा हैंग करे तो नीचे स्लिप हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हैंगिंग लेंथ कम होगी, सॉरी हैंगिंग लेंथ ज्यादा हो सकती है, और अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही कम हुआ तो ये हैंगिंग लेंथ तो बड़ी कम होगी। तो क्वेश्चन यही है, what can be the maximum, what can be the maximum hanging length L, what can be the maximum hanging length so that the chain remains stationary, remains on the table. अगर हैंगिंग लेंथ L है, गिवन है ये, तो लेंथ ऑन द टेबल कितनी है बेटा? ठीक है। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन बोलने का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म चेन का मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर का ग्राफ, 1 सेंटीमीटर का मास अगर 2 ग्राम है तो 2 सेंटीमीटर का 4 ग्राम होगा, 3 सेंटीमीटर का 6 ग्राम होगा। यूनिफॉर्म चेन का मतलब है कि मास और लेंथ की जो रेशो है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म चेन का ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि कहीं से थिकनेस ज्यादा है कहीं से कम है, एक जैसे ये पेन इतना सा पोर्शन। अगर इस पोर्शन का मास, ये मैं टोटल लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जितना मास इधर होगा उतना उधर होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म यहां से देखूं तो इधर तो मास कम है, इधर मास ज्यादा है। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या मास अपॉन लेंथ इज कांस्टेंट। तो हैंगिंग लेंथ अगर L है तो लेंथ ऑन द टेबल क्या है? L माइनस L। देखिए जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय मास ऑन टेबल। हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय मास ऑन टेबल या हैंगिंग लेंथ, बात तो एक ही है। हैंगिंग लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन टेबल। हैंगिंग लेंथ कहाँ है? L डिवाइडेड बाय L माइनस L। ठीक है, तो आपको ये L पता करना है। इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लो, म्यू इंटू L माइनस L इज इक्वल टू स्मॉल l, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। म्यू इंटू L माइनस L इज इक्वल टू स्मॉल l, सो म्यू इंटू L माइनस म्यू इंटू स्मॉल l इज इक्वल टू L, म्यू L माइनस म्यू L इक्वल टू L। तो म्यू इंटू L कितना हो गया? स्मॉल l कॉमन, 1 प्लस म्यू, so what is L? हैंगिंग लेंथ आपके पास L इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू L। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। मास की जगह वही पहले वाला ही लॉजिक है, मास की जगह लेंथ लिख लो। लेकिन इसने पूछा था मैक्सिमम लेंथ फाइंड करो, क्यों फाइंड करने के लिए नहीं बोला है। तो मैक्सिमम कितनी लेंथ को हम हैंग कर सकते हैं, अगर वो गिवन होगा तो म्यू फाइंड करने के लिए बोला। जैसे ऐसे सिचुएशन दी है कि सिर्फ 1/3 लेंथ ही हैंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा करें तो स्लिप हो जाती है। तो 1/3 अगर हैंग कर रही है तो यहाँ कितनी हुई?
2/3 हुई, तो तब अगर आपको म्यू फाइंड करना है, आपने लिखना 1/3L डिवाइडेड बाय 2/3L, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। दैट्स इजी। म्यू इज इक्वल टू हैंगिंग लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन द टेबल। बट अगर आपको मैक्सिमम लेंथ पता करनी है तो यही इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेना। ठीक है, ये पता चल गया ना, हैंगिंग लेंथ है L, तो टोटल में से हैंगिंग को माइनस करो, दैट इज लेंथ ऑन द टेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा, दोबारा बता रहा हूँ, म्यू इंटू L माइनस L इक्वल टू L ओनली। तो इसे सॉल्व करके आप L निकाल सकते हैं। ठीक है, आज इतना करो। विल कंटिन्यू विद द सेम फ्रिक्शन डे आफ्टर टुमारो, मंडे को।